हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट में हम ऑलरेडी सेक्शन 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 19, जो कि चैप्टर 5 में से है, यानी अध्याय 5। और अध्याय 5 जो बात करता है वो बात करता है जुरिडिक्शन और प्रोसीड्यूर की, यानी कि अधिकारिता और प्रक्रिया की। ठीक है, तो बात आती है कि अधिकारिता या जुरिडिक्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि जुरिडिक्शन होता क्या है। ठीक है, जुरिडिक्शन यानी अधिकारिता, उसका मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर अदालत है और आप उस स्थान की अदालत पे केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो कोर्ट उस स्थान का केस देख पाएगी जो स्थान उसकी अधिकार में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ए और बी है। ए रहता है दिल्ली में, ठीक है, और वो क्या करता है, बी जो कलकत्ता में रह रहा है वहां केस फाइल कर देता है। ठीक, तो क्या उसका केस कोर्ट सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। क्यों? क्योंकि जो बी है जिससे उसके कारोबार का लेना देना है वो कलकत्ता में रहता है, इसलिए सुनेगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आदमी रहता तो कलकत्ता में है लेकिन वो आया और उसने दिल्ली में केस फाइल कर दिया, जबकि बी जो है वो रह रहा है भोपाल। तो क्या कोर्ट उसके केस को सुनेगी? नहीं सुनेगी, क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि भाई साहब, अगर आप मेरे पास आए हैं तो कारण बताइए, किस कारण से आप इस कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, किस तरीके से मैं आपके केस को सुनूं। कोई तो आप मुझे कारण बताइए जिसकी वजह से मुझे ये पता चले कि आपको अधिकार है मेरी कोर्ट में केस डालने का और मुझे अधिकार है उस केस को सुनने का। ठीक है ना। देखिए, हर आदमी की अपनी एक बाउंड्री होती है। जैसे मेरा घर है, ठीक है, तो मैं अपने घर में ही सोऊंगी, अपने घर में ही खाऊंगी, अपने घर में ही पीऊंगी। मैं दूसरे के घर में थोड़ी ना जाके खाने लग जाऊंगी। और वो दूसरा आदमी मुझे क्यों खिलाएगा जब तक कि उसका मेरे से कोई दोस्ती ना हो या मेरी उससे कोई अच्छी जान पहचान ना हो। ऐसे तो मैं जाके किसी के घर में नहीं खाने लग जाऊंगी ना, या मैं किसी को ऐसे ही अपने घर बुला लूंगी खाना खाने के लिए, आओ जी खा लो। नहीं, मैं किसे बुलाऊंगी? जिसे मैं जानती हूँ। ठीक है, तो जुडिडिक्शन अगर हम आम बात करें तो एक बाउंड्री होती है, एक सीमा है कि भैया आपको इसी के अंदर ही रहकर काम करना है, इसके बाहर नहीं। ये नहीं कि अदालत तो भारत की है और केस आ गया पाकिस्तान का उठ के उसके अंदर, या अदालत तो है आपकी दिल्ली की और केस ले आया कोई बंदा गुजरात का। क्यों? क्योंकि जी वो तो घूमने आया था और उसने कहा मैं डाल देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कोई ना कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जो अदालत को ये बताए कि जनाब आपके पास अधिकार है मेरे केस को सुनने का। ठीक है, तो देखिए सीपीसी में भी ये दिया गया है, सीपी में भी ये डिफाइन है कि कोर्ट, कौन सी कोर्ट सुनेगी और किस तरीके से किसी के मामले को सुन सकती है वो, है ना। तो सबसे पहले आता है जुरिडिक्शन। अगर आपका जुरिडिक्शन ही नहीं बनता तो आपका केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मानिए आप किसी को जानते हैं तो आप उसके घर में बैठेंगे उठेंगे, आप उसे अपने घर में बुलाएंगे, लेकिन आप उसको नहीं जानते तो आप थोड़ा ना उसको बुला लेंगे। तो सेम वही बात हमें लॉ में भी बताया गया है कि भैया अदालत जो आपका केस सुनेगी वो स्थान की अधिकारिता उसके पास है या नहीं है। किस स्थान की? जिस स्थान का केस आप उस पर डाल रहे हो उसके अंदर, उस स्थान की उसको पास राइट है या नहीं है सुनने का। नहीं तो वो नहीं सुनेगी, वो साफ कह देगी भाई साहब ले जाइए अपना केस। ठीक है, तो आई होप आपको जुडिक्शन समझ में आ गया होगा कि अधिकारिता या जुडिक्शन है क्या। ठीक है, जुडिक्शन मतलब उस क्षेत्र की अदालत, उस क्षेत्र के जो उसके अंडर आ रहे हैं, उस स्थान का जहां आप रहते हैं, क्या वो उस केस को सुनेगी या नहीं सुनेगी। क्या जहां पे आप रहते हैं, आप जिस पे केस फाइल कर रहे हैं वो रहता है, क्या उसका स्थान उस कोर्ट के अंतर्गत, उस कोर्ट के न्यायालय की परिसीमा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, उसको राइट है या नहीं है। ठीक है, उसी को कहते हैं जुडिडिक्शन। आपको पता है सिविल मामलों में अगर जुडिडिक्शन ना बने, अगर सिविल मामलों में जुडिक्शन ना बने तो केस नहीं चलता,
केस को कोर्ट अपोजिट पार्टी केस को नहीं चलने देगी। वो कहेगी जनाब इसका तो यहाँ बनता ही नहीं है, कैसे केस फाइल कर दिया इसने। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लेकिन ये हमारे लॉ में ऑलरेडी ये पार्ट है कि अगर आपके पास जुरिडिक्शन है उस चीज का, कोर्ट को ये बताने का कि आपके पास इस स्थान से रिलेटेड केस को सुनने का राइट है, तो वो सुनेगा, ठीक है। उसको कहते हैं जुरिडिक्शन यानी कि अधिकारिता, ठीक है। अब धारा 19 क्या कहता है कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जाएगी, यानी कि कौन सा न्यायालय होना चाहिए, अब इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि मामला तो है सिविल दीवानी का और आप पहुंचे क्रिमिनल में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप वहीं जाएंगे जहां की आपकी केस की सुनवाई होनी है। सिविल मैटर है तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब ये दोनों कोर्टें होती कहाँ हैं, तो ये होती हैं जिला अदालत में। यानी कि जब भी आप केस फाइल करेंगे तो जिला अदालत में फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे डायरेक्ट, समझ रहे हैं आप। ये नहीं है कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति ने क्या करा या पत्नी ने क्या कहा, अरे डिस्ट्रिक्ट में कौन डालेगा, जिला अदालत कौन आएगा, हम तो जा रहे हैं सीधे हाई कोर्ट डाल देते हैं। नहीं, आपको अपना केस कहाँ फाइल करना होगा, जिला अदालत में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कैसी, जो सिविल अधिकारिता रखती हो, यानी कि सिविल मामलों की हो। और किस चीज की अधिकारी रखती हो, क्षेत्र के हिसाब से, यानी उसका जो जुरिडिक्शन बनता है वो प्लेस के हिसाब से उसका जुरिडिक्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो सिविल जुरिडिक्शन होनी चाहिए, यानी कि वो जो मैटर है वो सिविल का होना चाहिए जो आप सिविल कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। और उस कोर्ट को ये राइट होना चाहिए कि वो सिविल केसेस को देख सके, सुन सके, किसके हिसाब से, स्थान के हिसाब से, कि वो स्थान उसके अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जुरिडिक्शन, ठीक है। अब धारा 19 ये कहता है कि अगर कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम से रिलेटेड कोई वाद है तो एक व्यक्ति यानी कि जिसमें पति या पत्नी दोनों हैं वो कहाँ कहाँ अपना केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सिविल में तो आपका अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी हमें राइट देता है 3 जगह का केस फाइल करने का। पहला, जहां पर पार्टी रह रही हो, मतलब डिफेंडेंट रहता हो। दूसरा, जहां पे कारोबार हुआ हो, ठीक है। तीसरा, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। यानी मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेस्पोंडेंट रहता हो, ठीक है, जहां पे रेस्पोंडेंट कारोबार करता हो, या जहां पर जो वादी या प्रतिवादी और प्रतिवादी के बीच जो थोड़ा बहुत भी काम हुआ या कोई भी कारोबार का छोटा मोटा भी अगर कुछ पार्ट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन यानी कि कोई भी कारण उत्पन्न होता हो उस जगह से, तो आप वहां भी केस फाइल कर सकते हैं। ये आपको सीपीसी बताता है, सिविल प्रक्रिया संहिता में जुरिडिक्शन इस तरीके से बता रखा है कि आप केस जो फाइल करेंगे वो 3 जगह फाइल करेंगे। कहाँ सॉरी, जहां पे रेस्पोंडेंट रहता हो, जहां पे रेस्पोंडेंट का कारोबार हो। देखिए रेस्पोंडेंट की बात यहाँ मैं प्रत्यार्थी से कर रही हूँ, जिसे प्रतिवादी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जहां पे वो कारोबार करता हो, जहां पे वो रह रहा हो। और तीसरा, जहां पर थोड़ा बहुत भी कॉज ऑफ एक्शन यानी कि कारण उत्पन्न हुआ हो उस केस को फाइल करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कोई कारोबार हुआ, कारोबार का समझौता हुआ, और वो समझौता जो हुआ वो उस जगह पे हुआ जहाँ पे ना तो ए रह रहा है ना बी रह रहा है, लेकिन ए बी ने दोनों ने आके उस तीसरी जगह जो जगह थी वो वहां पर आके समझौता किया, तो वहां पे कॉज ऑफ एक्शन हो गया ना। वो कह सकता है ना, ए कह सकता है जनाब मुझे बी ने फलानी जगह बुलाया और मुझे कहा कि भाई हम समझौता यहीं करेंगे, तो हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ वो उस जगह पे क्रिएट हुआ जहां पर वो पार्टी बैठकर एक समझौता किया। तो ये तो कहा बताया सिविल ने, ठीक है। लेकिन हिंदू लॉ आपको क्या बता रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट आपको क्या बता रहा है, वो भी आपको उसी तरीके से बता रहा है कि आप अपना केस कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। देखिए अदालत तो जिला अदालत ही होगी, लेकिन उस जिला अदालत में जो सिविल अधिकारिता है वो किस तरीके से उस कोर्ट के पास आएगी, यानी जो जुरिडिक्शन है वो किस तरीके से उसका बनेगा, क्या कारण ऐसे होंगे, क्या बातें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो केस आपका सुन सकता है। तो देखिए वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, 19
वन क्या कहता है, विवाह अनुष्ठापन हुआ हो, यानी कि शादी हुई हो, मैरिज सोलोमनाइज्ड हुई हो। ठीक है, तो पहला क्या आर्य मिल गया, आप वहां केस डाल सकते हैं जहां पर दोनों पक्षों की शादी हुई, पति पत्नी ने जहां पर शादी की थी। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। मान लीजिए जैसे ए है, वो मान लीजिए लड़का है वो शिमला रहता है, लड़की है वो दिल्ली रहती है, लेकिन शादी वो आखिर करते हैं आगरा में, तो आगरा में भी केस फाइल हो सकता है, उसका जुरिडिक्शन बनेगा कोर्ट का। ठीक है, अब आते हैं 19(2) की। 19(2) कहता है प्रत्यार्थी यानी रेस्पोंडेंट। देखिए रेस्पोंडेंट जहां आ रहा है वहां पे पति पत्नी दोनों के लिए ही ये बात आ रही है। ठीक है, वहां भी केस फाइल किया जा सकता है जहां पर प्रत्यार्थी रहता है, यानी कि निवास करता है। ठीक है, तो जहां पे रेस्पोंडेंट रह रहा है, मान लीजिए मैंने बताया था कि लड़का शिमला का है, लड़की दिल्ली की है, लेकिन शादी कहाँ की थी, आगरा जाके, तो वहां तो बना ही बना उसका। दूसरा, मान लीजिए लड़का लड़की अलग अलग जगह के हैं, जैसे लड़का भोपाल का है, लड़की कानपुर की है, लेकिन जो रेस्पोंडेंट है वो रह कहाँ रहा है, वो रह रहा है गुजरात में जाके, तो गुजरात में भी केस फाइल हो सकता है। वहाँ की जो जिला अदालत है उसको जुरिडिक्शन है आपके मैटर को सुनने का। ठीक है, यानी गुजरात में जिस स्थान पे आप रह रहे होंगे, ठीक है, उस स्थान की जिला अदालत का। ठीक है, अब 19(3) क्या कहता है, अभी 2 रीजन तो उन्होंने बता दिए कि जहां विवाह हुआ वहां कर सकते हो, जहां पे रेस्पोंडेंट रह रहा है यानी प्रत्यार्थी रह रहा है वहां कर सकते हो। अब उन्होंने एक चीज क्या बताई, यानी 19(3) क्या कहता है, विवाह के पक्षकारों ने अंतिम समय जहां निवास किया था आ रहा है नहीं आ रहा था, यानी कि जहां पर पति पत्नी लास्ट टाइम रहे हैं। मान लीजिए पति पत्नी, यानी कि जो पति पत्नी है वो लास्ट टाइम रहे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में रहे, और आज नहीं रहते हैं, बॉम्बे में रहे लेकिन आज नहीं रहते, जब उनकी शादी हुई उसके बाद वो पति पत्नी दोनों बॉम्बे रहने लगे, तो वहाँ भी उसका राइट बनता है, जो अर्जीदार है जो केस फाइल कर रहा है वो बॉम्बे में भी केस फाइल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम दोनों जो पक्षकार हैं वो वहाँ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गई, जहाँ शादी हुई है, जहाँ पे रेस्पोंडेंट यानी प्रत्यार्थी रह रहा है, और जहाँ पर दोनों पक्ष रहे थे। ठीक है, अब बात आती है 3(a) की। देखिए 3(a) पहले नहीं था, ये 2003 में अमेंडेड होके इसमें जोड़ा गया है। तो ये क्या राइट दे रहा है, ये सिर्फ पत्नी को राइट दे रहा है, इसके अंतर्गत पति नहीं केस फाइल कर सकता, सिर्फ पत्नी फाइल कर सकती है। तो वो कैसे फाइल कर सकती है, जहां पर वो पत्नी स्वयं रह रही हो, यानी कि अगर पत्नी मान लीजिए इंदौर में रह रही है तो वो इंदौर में केस फाइल कर सकती है, क्योंकि 19(3) उसको राइट दे रहा है ये कि आप वहां भी अपना केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन करेगी कहाँ, जिला अदालत में। ठीक है, जो सिविल की कोर्ट हो, दीवानी मामले देखती हो। ठीक है, अब बात आती है 19(4) की। तो 19(4) ये कहता है कि अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, यानी कि जब अर्जीदार ने अर्जी पेश की और वहां पर जिसके खिलाफ वो पेश की वो रह रहा है, लेकिन अब जो रह रहा है, जिस जगह वो रह रहा है, वो जो स्थान है उस पे ये अधिनियम लागू होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे नागालैंड है और अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो नागालैंड है आपका और जो जनजाति जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं, है ना, जैसे आदिवासी इलाके हम बोलते हैं, वहां पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। और मान लीजिए पति जो है या पत्नी जो है वो इस एरिया में जाके रह रही है, तो आप क्या वहाँ केस फाइल कर सकते हैं, नहीं, आप वहाँ केस फाइल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्ट वहाँ पर है ही नहीं, वो ये एक्ट वहाँ पे लागू ही नहीं होता है। मान लीजिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि पति जो है वो नागालैंड रह रहा है और पत्नी जो रह रही है वो आपकी रह रही है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली तो वो डाल सकते हैं क्योंकि दिल्ली में वो रह रही है खुद, लेकिन क्या वो नागालैंड जाके रह सकते हैं, क्योंकि 19(2) हमें क्या कह रहा था कि रेस्पोंडेंट जहाँ रहता है वहां भी आप केस डाल सकते हैं। लेकिन 19(4) ने एक चीज हमें और क्या बता दी, 19(4) ने हमें कह दिया भैया रह तो रहा हो, लेकिन वो जो क्षेत्र है वो इस अधिनियम के तहत आता हो, ये ना हो कि हिंदू अधिनियम वहां लागू ही नहीं होता और आपने उठा के जाके केस डाल दिया वहां की जिला अदालत में। नहीं, क्योंकि नागालैंड में जैसे पहले जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई था, आज अप्लाई होता है, तो वहां अगर पति रह रहा है या पत्नी रह रही है वहां तो आप डाल दोगे,
लेकिन नागालैंड जो है क्षेत्र, वहाँ पे हिंदू मैरिज अधिनियम जो है वो लागू नहीं होगा, होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए इसका कोई आपको अगर लागू कुछ अगर मान लीजिए इसकी कोई बात लागू होती भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन करती है, गैजेटेड करती है, ठीक है, तब जाके उसको माना जाता है, नहीं तो ये एक्ट वहां लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्या, आईपीसी भी लागू नहीं होता, आईपीसी भी कुछ चीजें हैं जो लागू, तो कुछ चीजें कुछ बंद है जो लागू नहीं होते वहां पे, ठीक है ना। तो कोई भी एक्ट, यानी कि हिंदू अधिनियम क्या कह रहा है, ये अपनी बात कर रहा है कि भैया अगर वो रेस्पोंडेंट जो है वो ऐसी जगह रह रहा है जो मेरे अंतर्गत नहीं आ रहा, मेरे को अधिकार नहीं है उसका सुनने का, तो आप मेरे पास नहीं ला सकते, ठीक है। मैं वहीं सुना जाऊंगा जहां पर मैं लागू होता हूँ, जैसे कि मैं दिल्ली लागू हो रहा हूँ, मैं कानपुर लागू होता हूँ, मैं यूपी लागू होता हूँ, यानी जहां पर इस अधिनियम का विस्तार है, ठीक है। आप हमेशा देखिए जो हमारे किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 होता है वो पहले ही बता देता है कि ये अधिनियम कहाँ तक लागू होगा, कहाँ पर लागू होगा, इसका विस्तार कहाँ तक है। आप अक्सर देखिएगा हर एक्ट में सेक्शन 1 में प्रारंभ विस्तार लिखा हुआ होता है, वो इसीलिए लिखा होता है कि भैया अगर आप केस डाल रहे हैं तो पहले देख तो लीजिए कि जिस कानून के तहत, जिस अधिनियम एक्ट के तहत आप इस केस को डाल रहे हैं, क्या वो वहां सुनेगा कोई आपकी, इसकी वहां चलती है ना। तो इसीलिए तो इसने 19(4) ने क्या कहा कि जो भी अर्जीदार है वो अगर वहां केस डाल रहा है जहां पर जिसके खिलाफ डाल रहा है प्रत्यार्थी रहता है या रह रहा है, तो वो उस राज्य क्षेत्र में ही डाल सकते हैं जहां पर इस अधिनियम का विस्तार है, जहां पर यह अधिनियम लागू होता है, ठीक है। दूसरा, वह जीवित है या नहीं है, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कला अवधि के भीतर उसने कुछ नहीं सुना जिसने इसके बारे में, यदि वह जीवित होता तो साबित सुना होगा। अब देखिए 19(4) में 2 बातें कह दी गई। पहला ये कि आप उस जगह केस फाइल कर सकते हैं जहां पर ये अधिनियम लागू होता है। 19 के 2 ने तो हमें कह दिया कि प्रत्यार्थी जहां रह रहा है आप वहां डाल दो, लेकिन 19 का 4 हमें ये भी बता रहा है कि आप प्रत्यार्थी जहां रह रहा है अगर वो क्षेत्र पर इस अधिनियम का विस्तार है, यानी कि अधिनियम लागू होता है, तो ही आप वहां केस डालेंगे। दूसरा, इन्होंने एक बात और कह दी कि जहां पर व्यक्ति 7 साल से लापता है, आपको पता है कि व्यक्ति यहाँ रहता है लेकिन वो 7 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए लापता है, उस जगह से लापता है, और जिन लोगों ने उसको सुना, माना जाता है कि भाई ये लोग तो इसको जानते ही हैं, ये लोग तो इसको सुना ही होगा इन लोगों ने, तो आप उस एरिया में भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे पता है कि भाई जो हस्बैंड है वो रह रहा था इलाहाबाद में, इलाहाबाद से ही 7 साल हो गए और इलाहाबाद में ही उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इलाहाबाद में जो बाकी उसके जानकार हैं, दोस्त हैं, महीम है, उनको तो पता होगा ही होगा और उन लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। लेकिन लापता हो गया है और जिन लोगों को उसके बारे में सुनना चाहिए उनको भी नहीं पता है, तो मेरे पास ये भी एक राइट हो गया, जो अर्जीदार है उसके पास ये भी राइट हो गया कि आप वहां भी केस फाइल कर सकते हैं जहां से वो 7 साल से लापता है, और ये माना जाता है कि अगर वो जीवित है या नहीं है, लेकिन 7 साल से वो लापता है, और ये माना जाता है कि भैया अगर वो जीवित होता है या वो लापता है तो उन लोगों ने तो सुना ही होता जो उससे बहुत रिलेटेड, ये माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि कोई व्यक्ति है जो इलाहाबाद में रह रहा है, ठीक है, आपको पता है वो इलाहाबाद में रह रहा है, आपने वहाँ क्या किया, केस फाइल कर दिया, बाद में आपको पता चलता है वो तो यहाँ से लापता है, वो तो है ही नहीं, तो ये नहीं है कि आप अपना केस अब वापस ले लेंगे, नहीं, आप वहाँ डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लापता हुआ है वो वहीं से हुआ है ना, और उसके जो बहुत सारे लोग हैं जो स्वाभाविक तौर से उसको सुनते या जानते, जो जीवित होने की बात कहते हैं या नहीं कहते हैं, जिनको ये नहीं पता वो जीवित है या नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र से जहाँ से वो 7 साल तक सुना नहीं गया, ठीक है, जीवित है या नहीं उसकी बात नहीं की जा रही है, 7 साल से सुना नहीं गया, ठीक है, और ना ही ये पता चला कि वो जीवित है या नहीं है, या तो भाई पता चल जाए फलाना आदमी मर गया, किसी ने ऐसे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा भाई ये तो मर गया, ठीक है, लेकिन उसके बारे में ना तो किसी ने सुना
कि ये जीवित है या नहीं है, तो आप उस क्षेत्र में जहाँ से वो 7 साल से लापता है, जहाँ पे उसको किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं। और ये देखिए, सुनना और देखना उन लोगों से माना जाता है कि अगर वो होता तो वो तो उसको सुनते ही सुनते, जो बहुत क्लोज होते हैं ना, कि भैया अगर ये कहीं भी जाएगा तो हमें तो पता होगा ही होगा। तो ऐसे लोगों ने भी उसको नहीं सुना, ठीक है। तो आप वहाँ भी केस डाल सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि 19 जो आपको कहता है कि आप अपना जो अर्जी है वो कहाँ दाखिल करेंगे, आप जिला न्यायालय में करेंगे, और जिला अदालत जो सिविल अधिकारिता रखता है, और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपकी शादी हुई हो, जहाँ प्रत्यार्थी रह रहा हो, जहाँ पे आप लास्ट टाइम पति पत्नी दोनों एक साथ रहे हो, या जहाँ पर सिर्फ पत्नी रह रही हो, ठीक है, हो गई। और 19 का 4 ये कहता है कि जहाँ पर ये अधिनियम प्रत्यार्थी रह रहा है लेकिन ये अधिनियम लागू भी होता हो, और उसके अलावा जहाँ पर उसको 7 साल से वो लापता है और उसको किसी ने सुना नहीं, और ये मानता है कि अगर ऐसे लोग जो ये सुनते ही सुनते अगर वो लापता नहीं होता, तो वहाँ भी आप केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक केस पढ़ लेते हैं। इसमें एक केस है श्रीमती जीवंती पांडे वर्सेस किशन चंद्र पांडे। कौन सा केस है? श्रीमती जीवंती पांडे वर्सेस किशन चंद्र पांडे, और ये आपका 1982 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है ये। और इस मामले में अवधारणा प्रदान किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 खंड 2 में आए निवास करता है शब्द से अवश्य ही वास्तविक निवास अभिप्रेत है, ना कि कोई विधिक या अन्वयिक, यानी कि उसका जो रेजिडेंट है वो रियल में होना चाहिए। ये नहीं कि कानूनी तौर पे तो वो रह रहा है बट बंदा वहाँ रहता नहीं है, डॉक्यूमेंट उसके उसी नाम के बने हुए हैं लेकिन वो रह नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा विधि की अनवायिक ना हो, ठीक है, कोई लीगल उसका या लीगली, या आप कह सकते हैं उसका जो कॉन्ट्रोवर्सी रेजिडेंस ना हो, है ना, कॉन्ट्रेक्टिव ना हो, अनवायविक या विधिक ना हो, वो वास्तविक में रह रहा हो। मतलब ये ना हो कि भाई ठीक है किसी विधिक तौर पे, यानी कि किसी लीगल तरीके से कि हाँ भाई ये कागज़ तो बने हुए हैं लेकिन वास्तविक तौर पे तो वो आ रहा ही नहीं रहा है। लीगली तरीके से तो आ रहा है कि हाँ जी यहाँ रहता है, लेकिन वास्तविक तौर पे नहीं रहता। तो वहाँ इस केस में कहा गया कि जो स्थान निवासकर्ता से मतलब है कि वो पर्टिकुलर वास्तविक रूप से वहीं रह रहा हो, ठीक है, कहने के लिए नहीं कि हाँ जी रहता है और रहता तो है ही नहीं वहाँ पर, ऐसा ना हो। अगर आपने कहा है 19(2) में अगर आप अपना केस फाइल कर रहे हो और आप ये कह रहे हैं कि प्रत्यार्थी यहाँ रहता है, तो वहाँ उसका रहना ज़रूरी है, रहता ही हो वो, ठीक है। ये किस केस में कहा गया, और कोर्ट कंज्यूम करेगी उस बात को, कोर्ट कंज्यूम करेगी किस बात को, उसके वास्तविक वहाँ रहने को, ठीक है, उस स्थान की जो बात की गई, जो निवास करता जो वर्ड आया है 19(2) में, उसके लिए इस केस में कहा गया कि वो जो निवास कर रहा है उसका मतलब ये है कि वास्तविक तौर से निवास करता है, ठीक है। आई होप आपको, और इसमें 19 में अब कुछ नहीं है, सेक्शन 19 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप थोड़ा लेंथी हो गया है ये, और लेंथी बनाने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जब एक्ट पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से पढ़ें कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं तो वो आपके काम आए ही आए, साथ में अगर आप प्रैक्टिस में हैं, आप कोर्ट प्रोसीडिंग करते हैं, आप एक प्रोफेशनली लॉयर हैं, आप एक लीगली सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, या आप कोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप वकालत कर रहे हैं, तो ये आपको वहाँ भी काम आ सके, ठीक है। तो मेरा जो पर्पस है इस एक्ट को बताने का वो इस तरीके से होता है कि वो आपको दोनों जगह काम आ जाए, यानी कि जो आप एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसमें भी काम आ जाए आपका, और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपका काम हो जाए। तो आई होप आपको सेक्शन 19 समझ में आ गया होगा, और अगर आपको प्लीज़ मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं सही लगता है तो उसको व्यू तो आप कर ही लें, ठीक है। तो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए सेक्शन के साथ हिंदू मैरिज एक्ट के। तो बाय, गुड बाय, थैंक यू।